इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमिनाथ युवा मंडल शहडोल। भाई चलो, महाराष्ट्र में चातुर्मास हो रहा है, नागपुर वर्धा के निकट हो रहा है, आश्रम में जाना होता ही है। आश्रम में आश्रम का जाना हो जाए और निकट में आचर्षी, ऐसा भाव लेकर के वो वहां तक आए हों, या वहां अपने किसी प्रयोजन से आए हों और फिर जानकारी मिली हो कि निकट ही क्षेत्र पर आचार्यश्री भी हैं। वर्धा से उन्हें जानकारी मिली कि आचार्यश्री मुक्तागिरी में विराजमान है। उनका मन हुआ, नाम तो बहुत सुन रखा है, एक बार चल करके देखें तो। ज्ञानी थे पर मुनि और त्यागियों से लगभग दूर रहा करते थे, और ऐसा कोई उनके उस वर्तमान के समय में योग नहीं बना कि वो कोई विशेष रूप से सक्रिय होकर के, प्रयासरत होकर के किसी मुनि संग में जाएं या चर्चाएं करें। दिल्ली में संगीति की बात अलग थी कि दोनों समुदाय के मान्य आचार्य थे, विद्वान थे, वो एक विद्वत समाज के नाते उनका काम था। अलग से आना जाना उनका संगोम में नहीं था, और वो भी एक अच्छे गुरु की तलाश में थे, ऐसा उन्होंने बाद में भाव प्रकट किया। उनके मन में पवनार आश्रम विनोबा जी के यहाँ पर मन में भाव आया कि वर्धा चलें और वर्धा से मुक्तागिरी जाकर के आचार्यश्री के, अब अपन अपनी भाषा में तो यही कहेंगे कि दर्शन करना चाहिए, पर शायद उस समय तक उनके मन में दर्शन जैसे करने का भाव रहा ना रहा भगवान जाने, पर चलना चाहिए। वो मुक्तागिरी आए। 3 दिन तक वो मुक्तागिरी में रहे। स्वाध्याय में बराबर समय पर आकर के वो बैठ जाते थे, लेकिन आचार्य के निकट जाकर के उन्होंने कभी बात नहीं की, कक्ष में कमरे में जाकर के कभी बात नहीं की। सभा में आना और सभा से ही उठ करके वापस धर्मशाला में चले जाना। उनके हाव भाव से ऐसा लगता था कि ये कुछ तलाश में हैं। बहुत एकाग्रता से सुनते थे, शांत चित्त सुनते थे, आचार्य को बहुत गौर से देखते रहते थे। आचार्य आहार को निकल रहे हैं तो दूर खड़े होकर के देखते रहते थे। जंगल को आचार्य निकल के गए तो थोड़ा दूर तक पीछे पीछे भी जा करके अपने भाव से वो कुछ तलाश करते रहते थे। आचार्य ने भी कुछ नहीं कहा। जानकारी तो आचार्य को भी मिल गई कि जिनेंद्र वर्णी आए हैं, और यही जिनेंद्र वर्णी है जो हमारी क्लास में रोज बैठते हैं। आचार्य ने भी कभी कुछ नहीं कहा। 3 दिन निकल गए। सुबह शाम आना जाना बैठना, औपचारिकता में ठीक है, उन्होंने उनको देख लिया, उन्होंने उनको देख लिया। बाकी अंदर से दोनों को ये तो बोध था कि ये कौन है और वो कौन है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई नैकट्य प्रदर्शित नहीं हुआ। तीसरे दिन उनके जाने का मन हुआ। आज जब वो सभा में बैठे तो जरा भाव भंगिमाएं बिल्कुल अलग अलग थीं। आचार्य श्री ने स्वाध्याय संपन्न कराया, फिर वो हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, आज मेरी वापसी है और मैं कुछ निवेदन करना चाह रहा हूं, और अलग से निवेदन करने की अपेक्षा मैं सभी के सामने निवेदन करना चाह रहा हूं। आचार्य मुस्कुरा दिए। कार्यकर्ताओं ने उन्हें आमंत्रित किया और माइक दे दिया। उन्होंने जो शब्द बोले, जो भाव प्रकट किया, उसकी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मतलब एक इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा कार्य जिसने अपने जीवन में किया, वो एक गुरु की तलाश में था बहुत समय से, और यहां वहां नाम भी सुनते, जानकारियां भी लेते, उनका अपना अंतर्मन संतुष्ट नहीं हुआ होगा
इसलिए वो और तलाश तलाश करते रहे। 3 दिन तक वो मुक्तागिरी में रहे और उन्हें जो अनुभव हुआ, जो वो समझ सके, जो वो देख सके, जो उन्हें अपेक्षा थी या जिसकी उन्हें तलाश थी, वो भाव उनका वहां पूरा हुआ। और उन्होंने अपना थोड़ा सा भाव प्रकट करते हुए उपसंहार में ये कहा, जो शब्द मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा, ये जिनेंद्र वर्णी कीट, कीट शब्द का प्रयोग किया था, कीट यानी कीड़ा। ये जिनेंद्र वर्णी कीट अपने ज्ञान के बड़े अहंकार में था और इसने ये अवधारणा भी बना ली थी कि इस काल में कोई आदर्श मुनि नहीं है। और मैं इस भ्रम में आ भी रहा था, लेकिन मुझे एक सच्चे गुरु की तलाश थी, जिसके बिन मेरा आज तक का जीवन अधूरा रहा। और आज मेरी तलाश पूरी हुई। मैंने 3 दिन यहां रह करके जो देखा, जो समझा, जो अनुभव किया, उसकी परिणति ये है कि मेरे अंतर मन में एक नई प्रेरणा आई है और मैं सभी के समक्ष निवेदन कर रहा हूं कि जिनेंद्र वर्णी बहुत बड़ा ज्ञानी भले ही अपने को मानता रहा हो, पर ऐसे आचार्य के समक्ष बैठ करके जो मैंने सुना है, उससे मेरी अज्ञानता ही प्रदर्शित हुई है। और आज से मैं इन आचार्य महाराज को अपना गुरु स्वीकार करता हूं। वो क्षण, वो दिन था कि जिनेंद्र वर्णी ने गुरुवर के जो चरण पकड़े, फिर संलेखना के आखिरी समय तक छोड़े ही नहीं। फिर ना उन्हें कहीं जाने की जरूरत पड़ी, ना उन्हें कहीं कुछ करने की जरूरत पड़ी। और उन्होंने फिर गुरुवर के पास बैठकर अपने सारे निवेदन कर लिए और निवेदन यह भी किया कि उम्र को देख करके, मेरे स्वास्थ्य को देख करके मैं चाहता हूं कि आपके चरणों में ही मेरा समाधि मरण भी हो। आचार्य श्री ने बहुत भावपूर्वक उनके भावों को स्वीकार किया और कहा कि भावना अच्छी है, लेकिन इसके लिए अभी आपको दिनचर्या बनाना पड़ेगी, कुछ अभ्यास आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर आगे मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा। कब दोगे, कहां दोगे, अब इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। क्या करूं फिर? तो आचार्य श्री ने उन्हें निर्देश दिए, जानकारी ली। तो जैनन सिद्धांत कोश के 5वें भाग का संपादन चल रहा था, बड़ा कठिन काम था। आचार्य श्री ने कहा, 1 साल के अंदर अंदर आप इस काम को संपन्न करो और लेखन कार्य से सबसे पहले आप फ्री हो, उसके बाद फिर आपको मार्गदर्शन देंगे। बराबर वो संपर्क बनाए रखे, आचार्य श्री उन्हें मार्गदर्शन देते रहे और धीरे धीरे उनका अभ्यास बढ़ने लगा। और आगे बढ़कर के आचार्य श्री ने पूर्ण मार्गदर्शन दे करके फिर आगे कब क्या हुआ उसकी चर्चा उसी समय आएगी, जिस समय जो प्रसंग घटित हुए हैं। मुक्तागिरी के संदर्भ को मैंने आपके सामने रखा। मुक्तागिरी के उस चतुर्मास में गुरुवर के काव्य साहित्य की एक श्रीवृद्धि हुई और नर्मदा का नरम कंकर जो कविता संग्रह था, बहुत अच्छे संपादन के साथ उसका प्रकाशन हुआ। और महाराष्ट्र में ही मुक्तागिरी के निकट अमरावती के एक सुभाष चंद्र जैन करके थे उस समय, 3 ब्रदर्स के नाम से, 3 भाइयों के नाम से वो 3 ब्रदर्स अपना ऐसा उनका एक उनकी पहचान थी। तो उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया
और उनकी अपनी आप में एक पहचान थी साहित्यकार के रूप में। उनके संपादन में, पुस्तकों में, ग्रंथों में बड़ी निर्दोषता रहती थी। तो उन्होंने जब पहला प्रकाशन किया तो यह घोषित करते हुए कि इस प्रति में से यदि कोई एक शब्द, एक अक्षर की भी त्रुटि निकालेगा तो उसको मैं पुरस्कृत करूंगा। इतने विश्वास के साथ, ऐसे अच्छे संपादन के साथ, रंगीन कलर्ड, उस समय सन 80 में उसका महत्व था। तो उस पुस्तक का प्रकाशन किया। नर्मदा का नरम कंकर और गुरुवर के कर कमलों में उस प्रति को मुक्तागिरी में भेंट किया गया। निश्चित समय पर चातुर्मास का निष्ठापन हुआ, बिहार भी हुआ। बिहार होने के बड़े कष्टप्रद प्रसंग भी हैं और प्रेरक तो माने ही जाएंगे। मुक्तागिरी से पहले दिन बिहार हुआ, 7 किलोमीटर खरपी में विश्राम कर लिया गया। खरपी से सुबह बिहार हुआ, लगभग 13-14 किलोमीटर के आसपास सिरज गांव करके है, वहां पर स्कूल में आहारचर्या संपन्न हुई संघ की। महाराष्ट्र का इलाका था। जिस रास्ते को आचार्य ने आगे बढ़ने के लिए चुना वो कच्चा रास्ता था, आवागमन के साधन भी सीमित थे। क्षेत्र पर भी उस समय जब बिहार होने की स्थिति थी तो श्रद्धालुओं की संख्या कम हो चुकी थी। कमेटी वाले और स्थानीय क्षेत्र के कर्मचारी और कुछ परतवाड़ा आदि के बंधु व्यवस्थाओं पर ध्यान दे रहे थे। संघ तो इन सब बातों से निरपेक्ष होता है, निश्चिंत होता है। आचार्य ने सिरज गांव में आहारचर्या संपन्न की, सामयिक संपन्न हुई संघ की और सामान्य जानकारी लेकर के बिहार कर दिया। बिहार करना था एक उत्खेड़ ग्राम के लिए, ताकि वहां से अगला रास्ता जो आगे का है वो मिलेगा। लेकिन उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते और जो साथ में रहे वो महाराष्ट्र प्रांत से बाहर के रहे और जो महाराष्ट्र वाले थे वो कुछ व्यवस्थाओं के लिए पीछे रुके थे। उन्होंने सोचा थोड़ा आगे संग बढ़ेगा, हम पीछे से पहुंच जाएंगे। पर उसके पहले ही कहीं पर जरा ऐसा लगा कि ये रास्ता, और किसी ने आने जाने वाले दूर से व्यक्ति से पूछा कि भाई रास्ता, तो रास्ता उसने क्या बोला ये नहीं समझे, इन्होंने क्या पूछा वो नहीं समझे और उसने ऐसा इशारा कर दिया। तो उस श्रावक को लगा कि रास्ता यही सीधा है, उसी रास्ते पर संग आगे बढ़ गया। अब जहां 13-14 किलोमीटर पर पहुंचने का एक मानस था, वहां पर 12-13 किलोमीटर पर तो कोई जानकारी ही नहीं। यहां पर ये सब निश्चिंत, फिर व्यवस्था में व्यवस्था, अगले दिन ये वो, ऐसा करते करते इन्होंने और विलंब कर दिया। संघ तो अपना आगे बढ़ ही रहा था। हम 2-3 ब्रह्मचारी थे, संघ था, कुछ कुछ छुटपुट श्रावक थे। आगे बढ़ते गए। ठंड का समय तो रहता ही है दीपावली अष्टाने के बाद में। तो बढ़ते बढ़ते 4 बज गए, 4:30 बज गए। भाई क्या बात है, कितनी दूर है वो गांव, कौन सा गांव? कोई और बीच में आए तो पूछा, जाना तो उत्खेड़ था। नहीं महाराज जी, ये उत्खेड़ का रास्ता नहीं, उत्खेड़ वाला रास्ता तो दूसरा है। तो ये रास्ता तो अब दूसरी तरफ जा रहा, इस रास्ते से भी आगे निकल सकते, पर ये थोड़ा सा घूम करके जाएगा। चलो तो ठीक है, आज तो शाम तक पहुंचो। पर बढ़ते शाम होने को आ गई तो भी कोई स्थान नहीं मिला। और संग चलते चलते 2-3 ग्रुप में, आचार्य श्री और कुछ महाराज, फिर थोड़ा सा कुछ महाराज, फिर थोड़ा सा कुछ महाराज, 3-4 जगहों में अपने ग्रुप के साथ विहार कर रहा। शाम होने को है, आचार्य श्री सबसे आगे, कुछ महाराज जी, तो ब्रह्मचारी भी दौड़ दौड़ करके आगे पीछे, समय हो रहा तो क्या
अब आचार्य को ख्याल आया कि अब आगे ज़्यादा जाने का समय भी नहीं है, पास में थोड़ा सा दूर ये गांव दिख रहा है, रास्ता है, तो फिर रास्ते के किनारे ही अब आज की रात तो खेत में ही निकाली जाएगी। वो गांव वहां तक पहुंचना और फिर अपरिचित, यहीं रुकेंगे, समय भी हो गया। आचार्य ने चुन लिया, सब उजाला है, देखो जरा। वो खेत एक खलियान जैसा था, सामान्य से गेट ऐसा लकड़ी का लगा हुआ था, खुला था, अंदर लिपा पुता स्थान। और जो किसान अपने रात्रि विश्राम के लिए जो घास फूस का एक ऐसा वो बना लेता है, वो दिख रहा था। तो किसी महाराज जी ने इशारा किया कि देखो वो जगह यदि खाली हो तो रात ठीक रहेगी। देखिए थोड़ा सा ऐसा ओट वोट का बना हुआ था। आचार्य बोले बस आज तो फिर यहीं पर रात्रि विश्राम होगा। और महाराज जी वगैरह यूं ही बैठ गए। अब मुझे लगा कि ये स्थान तो निश्चित हो गया, लेकिन पीछे वाले महाराज कहाँ हैं? उस समय संग में रहने वाले ब्रह्मचारी अशोक भैया जी को पैर में मोच आ जाने के कारण वो विहार नहीं कर रहे थे। और एक श्रीकांत जी ब्रह्मचारी थे, वो महाराष्ट्र के ही थे, आए थे, पर उनका स्वास्थ्य उतना अनुकूल नहीं था। तो आचार्य ने उन्हें वहीं पर रुक जाने का कह दिया, तो वो वहीं रुके थे। और एक कर्नाटक का कम उम्र का बालक आया था, सुरेश करके, तो वो भी इतना आगे बढ़ने और चलने की स्थिति में नहीं था, तो वो पीछे वाहन के लिए रुका हुआ था। और मैं अकेला पूरे संग में, एक ब्रह्मचारी और इतने महाराज। पीछे जाकर के देखा तो 3-4 महाराज जी थोड़े से दिख रहे हैं, शाम हो रही है। महाराज जी बोले हमने अपनी जगह देख ली है। और महाराज जी कहाँ है? बोले और थोड़े ही पीछे होंगे, पीछे ही हैं। और थोड़े आगे गए, महाराज जी आचार्य आगे रुक गए हैं, स्थान तो कुछ नहीं है, खेत में ही है आप। बोले हम भी रास्ते में कहीं देख लेते हैं। ऐसा करके 3 जगहों में संग रुक गया। पीछे वाले संघों को एक खेत में कोई पेट्रोल, ये जो अपने पंप होते ना, पंप हाउस, ऐसा कोई स्थान था, वहाँ कोई एक ग्रामीण था, हाँ बाबा जी रुक सकते हो, रुक गए। पीछे और जहाँ जो भी इंतजाम मिला, गांव और मकान कहीं नहीं मिले, जिसको जो भी अपने हिसाब से जगह मिले रुकना है। ऐसा होते करते करते ये मालूम हो गया कि संग कहाँ कहाँ रुका है और अंधेरा हो गया। अब क्या करें, यहाँ देखें कि वहाँ देखें कि वहाँ देखें। चलो आचार्य श्री के यहाँ पर थोड़ा सा देखें, सर्दी का समय है, अभी इंतजाम कर लिया जाए, जब कोई आएगा पता लगाते लगाते बात करेंगे। तो इंतजाम और जो हो सकता था, जवार के सिट्टे जो ऐसे गट्ठे बने हुए रखे रहते हैं, वो थोड़े खोले, उनको भी आगे पीछे लगाया। जमीन यूं ही है, थोड़ा सा नहीं है तो इसको थोड़े बिछा दो, मना कर दिया। उससे अच्छी तो जमीन ही है, क्योंकि वो और ऐसे वैसे, चलो कोई बात नहीं। महाराज अपनी अपनी जगह बैठ गए। यूं ही थोड़ी साफ सफाई मिट्टी का ऐसा तो था ही, उस पर बैठ गए। रात्रि होने को थी, जो पीछे लोग थे वो भी चिंतित हो गए, वो सब उत्खेड़ पहुंच गए। सामान मामान, चटाई पाटा ये वो लेके वहां पहुंचे होंगे, वहां कुछ मिला नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमिनाथ युवा मंडल, शहडोल,